दोस्तों ये स्टोरी का 65 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। आराध्या ने हल्की सी गर्दन घुमाकर अनिरुद्ध को देखा और बोली, क्या बात है, पहले तो मेरे पति देव आपको फूटी आंख नहीं सुहाते थे और अब देखो कैसे उनकी साइड ली जा रही है। आराध्या की तो जैसे आज हंसी रुक ही नहीं रही थी। उसने एक नजर अभिमान को देखा। अभिमान कंटिन्यू आराध्या को ही देख रहा था। कहीं ना कहीं आराध्या के खुश होने से उसे भी अंदर ही अंदर खुशी महसूस हो रही थी। तभी डैनी बोला, बस करो आराध्या, कितना हंसोगी, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते। आराध्या ने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल की और बोली, नहीं पापा, मजाक नहीं बना रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हजम नहीं हो रहा है। इतना कहकर वह फिर से हंसने लगी। आखिरकार अभिमान ने आराध्या की कमर पकड़कर उसे खुद से सटाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, सच में तुम्हें पसंद नहीं आया? अब आराध्या की हंसी एकदम से गायब हो गई। आखिरकार अभिमान ने सबके सामने उसे अपने इतने करीब जो कर लिया था। आराध्या थोड़ा सा कसमसाते हुए बोली, अच्छा है, छोड़िए, सब हैं यहाँ। अभिमान बोला, क्यों, इतनी देर से तुम हंस रही थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आराध्या बोली, अच्छा गलती हो गई, प्लीज छोड़ दीजिए। अभिमान ने आराध्या को छोड़ दिया, फिर उसके माथे पर किस करके बोला, बहुत मुश्किल से इतना कुछ अरेंज किया है, तुम हो कि बस हंसी जा रही हो। आराध्या अब नहीं हंसी, बल्कि उसने अपने पापा को देखकर कहा, ठीक है पापा, अब चलती हूँ। डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाई। आराध्या ने वंदना को देखा और आखिर में अपने भाई को देखकर बोली, भाई आप सच में बहुत अच्छे हो। अनिरुद्ध बोला, हाँ पता है। इतना कहकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार कृष्ण मीरा की कलाई पकड़ी और बोला, चलो ऐसे तो मिलन मेला आज पूरी रात चलता रहेगा। इतना कहकर वो तो हेलीकॉप्टर में बैठ गया। देव भी सरगम को देखकर बोला, चलो। सरगम ने डैनी और वंदना की तरफ देखकर हाथ जोड़े और बोली, अंकल आंटी अब चलते हैं। इतना कहकर वह भी अपने पति के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ गई। अभिमान ने कहा, चलें। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अभिमान भी आराध्या को संभालते हुए हेलीकॉप्टर में लेकर बैठ गया और थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर दी। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी वैसे ही युग ने गरिमा को देखकर कहा, चलो अब तुम्हें भी घर छोड़ देता हूँ, बहुत देर से बेमन से मेरे पास बैठी हुई हो। इतना कहकर उसने भी ड्राइविंग शुरू कर दी और थोड़ी देर में उसने ओबराय हाउस के बाहर गाड़ी रोकी। फिर गरिमा को देखकर बोला, चलो आ गई तुम्हारी मंजिल। गरिमा ने एक नज़र युग को देखा और फिर अपने इमोशंस छिपाती हुई गाड़ी से उतर गई। जैसे ही वह गाड़ी से उतरकर मेन गेट के पास गई वैसे ही उसके कानों में युग की आवाज पड़ी, अरे होने वाली बीवी, ऐसे ही जा रही हो? गरिमा ने पलटकर युग को देखा तो युग ने आंख मारते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता एक गर्लफ्रेंड जब अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर अपने घर जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? गरिमा अब भी हैरानी से युग को देख रही थी। युग ने एक उंगली अपने होठों पर टाइप करके कहा, कुछ समझ आया बेबी? गरिमा ने गुस्से में युग को देखा और वहां से चली गई। उसके जाते ही युग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई। फिर वह अपनी गाड़ी में बैठता हुआ बोला, चलो इतनी बुरी भी नहीं है जितना मैं समझ रहा था। युग वहां से चला गया। वहीं ओबराय हाउस की बालकनी में अजय यह सब देख रहा था और तभी नित्या वहां आई। उसके हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था और उसने वह ड्रिंक का गिलास अजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ अजय, क्या देख रहे हो? अजय बोला, युग गरिमा को छोड़कर गया है। नित्या ने कहा, तो करने दो उसे अपनी मनमानी, हमें क्या? अजय ने कहा, तुम समझ नहीं रही, अगर उन्हें पता चल गया कि गरिमा अपनी बेटी नहीं है तो वह गरिमा को अपनी तरफ मिला लेंगे और अगर गरिमा हमारे खिलाफ हो गई, तुम जानती हो ना, हम जीती हुई बाजी हार जाएंगे। नित्या ने हंसकर कहा, अजय तुम ज्यादा ही सोचते हो, गरिमा हमारे खिलाफ नहीं जा सकती। उसके दिमाग में मैंने बहुत अच्छे से बिठा रखा है कि रघुवंशी फैमिली हमारी इतनी बड़ी दुश्मन है, तुम फिक्र मत करो। अजय ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक का गिलास खत्म किया और गिलास टेबल पर रखकर बोला, नित्या तुम समझ नहीं रही, वह युग है, राजवीर का बेटा। आज नहीं तो कल गरिमा उसे सच में प्यार करने लगेगी और अगर गरिमा उसे प्यार करने लगी तो वह हमारी बात नहीं सुनेगी। नित्या अजय के सामने सोफे पर बैठती हुई बोली, तो भाड़ में जाए गरिमा, हमें क्या, हमें तो बस युग को जेल पहुंचाना है और वह हम पहुंचा कर रहेंगे। दूसरी तरफ गरिमा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी हुई थी, चांद को देखे जा रही थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसे भी नहीं पता था, लेकिन आज तो वह देख कर आई थी। उसके चलते हुए उसे एक बात तो महसूस हो रही थी कि उसकी जिंदगी में प्यार की कमी बहुत है। अजय और नित्या ने उसे उतना प्यार नहीं दिया जितना वह दे सकते थे। गरिमा को पता था कि वह अजय और नित्या की सगी बेटी नहीं है। उसकी आंखों के सामने बार बार अभिमान और आराध्या घूम रहे थे। युग ने गरिमा को आराध्या और अभिमान के बारे में सारी बातें बताई थी,
यही सारी बातें सोच सोच कर गरिमा की नींद उड़ी हुई थी। वह खुद से ही बोली, इतनी मुश्किलों के बाद भी अभिमान ने आराध्या को मना ही लिया। और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। गरिमा ने फ़ोन इग्नोर कर दिया, लेकिन उसका फ़ोन कंटिन्यू वाइब्रेट हो रहा था। गरिमा कमरे के अंदर आई, उसने फ़ोन चेक किया तो उसने बहुत सारे मैसेज थे जो किसी और ने नहीं, युग ने ही भेजे थे। गरिमा उन मैसेज को पढ़ रही थी। उसमें लिखा था, मेरे भैया भाभी के बारे में सोच रही हो? तुमने तो बस अभी आराध्या और अभिमान भैया के बारे में ही सुना है, ट्रस्ट चाचू और मीरा चाची के बारे में नहीं। उनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं। और देव और सरगम क्या ही बताओ उनके बारे में। तुम्हारा मूड खराब होता है, वरना तुम्हें सब के बारे में बताता। लेकिन अगर तुम्हारा मन हो तो हम कल मिल सकते हैं। मैं तुम्हारे घर के पास जो रेस्टोरेंट है वहाँ वेट करूंगा, आ जाना। गरिमा ने पहले ओके टाइप किया, फिर इसे इरेज करके नो लिखकर भेज दिया। वहीं युग जो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, उसने मैसेज देखकर कहा, मतलब कल आएगी। वहीं दूसरी तरफ आराध्या रघुवंशी मेंशन के गेट पर खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि सीनियर रघुवंशी की बीवियां उसका वेलकम करने के लिए हीर के हाथ में आरती की थाली थी। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी माँ इसकी जरूरत नहीं थी। फिर भी हीर बोली, अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी? आज पहली बार लग रहा है कि तुम घर में आई हो, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कल को यहाँ आए और कहें कि मैंने उसकी बहू का ठीक से स्वागत नहीं किया। तुम्हें नहीं पता अभिमान ने कितने पापड़ बेले हैं, तब जाकर तुम्हें मना पाया है। आराध्या ने हल्का ही गर्दन हिलाकर अभिमान को देखा तो अभिमान ने आंख मारते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? बड़ी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं की जितनी तुमने कुछ ही महीनों में करवा दी। अभिमान की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हीर ने फिर आराध्या की आरती की और बहुत प्यार से उसे मेंशन के अंदर लेकर आई। थोड़ी देर बाद सब सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। आराध्या से सब बात कर रहे थे, लेकिन अभिमान का मन था कि वह बस आराध्या के साथ अपने कमरे में चला जाए। लेकिन बेचारा सबके सामने कह भी नहीं सकता था। उसने एक बार आराध्या को देखकर थोड़ा सा मुंह बनाया। आराध्या समझ गई। उसने हीर को देखकर कहा, बड़ी माँ थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूं? हीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ। अभिमान जाओ, आराध्या को लेकर कमरे में चले जाओ। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और आराध्या को संभालता हुआ कमरे में लेकर जाने लगा। और तभी पीछे से देव बोला, सीख लो सरगम। इशारों इशारों में ही दोनों मियाँ बीवी के बीच बात हो गई और दोनों कमरे में चले गए। यह सुनकर अभिमान और आराध्या दोनों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दोनों ने ही पलटकर नहीं देखा। दोनों के चेहरे पर ही एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। और तभी हीर ने देव को डांटते हुए कहा, बस बस, सरगम को यह सब मत सिखा, तू ही बहुत है इशारे समझने के लिए। मेरी बहू को अपने जैसा बनाने की जरूरत नहीं है, समझा? वहीं दूसरी तरफ आराध्या ने अपने कमरे में जब कदम रखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पूरा कमरा डेकोरेट था, दीवारों पर उसकी और अभिमान की फोटो लगी हुई थी। आराध्या ने हैरानी से एक नज़र अभिमान को देखा तो अभिमान बोला, कहा था ना, अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, कभी तुम्हें रोने नहीं दूंगा। बस एक छोटी सी कोशिश की है आज। तुम हंसोगी नहीं, क्योंकि अगर तुम अब हंसी तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। आराध्या के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर वह अभिमान में देखकर नम आंखों से बोली, कभी सोचा नहीं था वापस आऊंगी। सोचकर बैठ गई थी कि दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन यह भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मनाने के लिए दिन रात एक कर दोगे। मैंने बहुत परेशान किया। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, बहुत ज्यादा परेशान किया। लेकिन अगले ही पल उसने ही आराध्या के माथे को चूमते ही हुए कहा, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जब आए हो तो उसे हमें बेहतर बनाना है। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। अभिमान आराध्या को लेकर बालकनी में आया और थोड़ी देर दोनों वहां बैठे रहे। दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे थे। आराध्या ने अपना सर अभिमान के कंधे पर रखा हुआ था और अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। फिर अभिमान बोला, आराध्या अब यह हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। पहले बहुत अकड़ थी मेरे अंदर, लेकिन सच में तुमने तो सारी अकड़ ढीली कर दी। अभिमान अपने में ही बोले जा रहा था, तभी उसने महसूस किया कि आराध्या सो गई है। अभिमान ने हल्का सा झुककर आराध्या के बालों को चूमा और अपनी पकड़ आराध्या पर कस दी। थोड़ी देर आराध्या के बैठने के बाद अभिमान ने आराध्या को धीरे से गोद में उठाया और कमरे में लेकर आ गया। उसे अच्छे से बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खुद लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी बालकनी में खड़ा हुआ था। ना जाने कितनी बार वह अपना फोन चेक कर चुका था, लेकिन अभी तक शिवांगी का कोई मैसेज नहीं आया था। वह ना जाने कितनी बार शिवांगी के पहले भेजे हुए मैसेज को पढ़ चुका था। आज तो अनिरुद्ध को एक अलग ही
बेचैनी हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अगर सच में शिवांगी उससे दूर हो गई तो वह क्या करेगा। आज की रात जहां अभिमान और आराध्या के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, वहीं अनिरुद्ध के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में सिवाय आर्या और शिवांगी तीनों ही एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। तभी एक लंबी सी गाड़ी आकर उनके सामने रुकी। शिवाय ने दरवाजा खोला और आर्या और शिवांगी को बैठने का इशारा किया। दोनों ही उसमें बैठ गई। शिवाय भी आगे ड्राइवर के पास बैठ गया। थोड़ी देर में गाड़ी ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर दौड़ने लगी। शिवांगी तो हैरानी से देख रही थी। फिर वह बोली, पापा आपको पता है मैं अनिरुद्ध की बाइक पर बहुत घूमी हूँ, लेकिन यह सब तो मैंने कभी नहीं देखा। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं कई बार आर्या ने शिवांगी के बालों में हाथ फेर कर कहा, क्योंकि यह दूसरा देश है ना। आर्या की बात सुनकर शिवांगी बोली, दूसरा देश मतलब? आर्या ने कहा, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं वैसे यह ऑस्ट्रेलिया है। शिवांगी अभी हैरानी से आर्या को देख रही थी। शिवांगी ने हल्का सा पलट कर आर्या को देखकर कहा, तुम वह सब छोड़ो, यह अलग जगह है, वह अलग जगह है। तुम्हें यहाँ फोटो वगैरह लेनी है तो ले लो और भेज दो अपने अनिरुद्ध को, उसे भी तो पता चले कि शिवांगी इस वक्त कहाँ है। शिवांगी आराध्या की बात सुनकर शिवांगी ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, पापा मैं तो भूल ही गई, आपने याद दिला दिया। मुझे तो अनिरुद्ध को मैसेज भी भेजना था, मैं उसे रोज गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजती हूँ, लेकिन आज भूल ही गई। इतना कहकर उसने जल्दी से फोन और उस पर गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड कर दिया। अनिरुद्ध जो कि ऑफिस में बैठा हुआ था, उसने गुड मॉर्निंग का मैसेज चेक किया तो एकदम से खड़ा हो गया। उसने वापस से टाइप करके कहा, गुड मॉर्निंग तितली, तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई? लेकिन शिवांगी का कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि शिवांगी का फोन इस वक्त आर्या के हाथ में था। उसने शिवांगी को देखकर कहा, बस भेज दिया ना गुड मॉर्निंग का मैसेज, अब कोई बात मत करो, देखना अनिरुद्ध की सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। शिवांगी मुंह बनाकर बोली, लेकिन उसे अकड़ नहीं है, बस थोड़ा सा गुस्सा है। आर्या बोली, हाँ हाँ गुस्सा ही तो है, वह भी ठीक हो जाएगा, तुम उससे ज्यादा बात मत करो। और तभी शिवांगी का फोन रिंग करने लगा। आर्या ने देखा तो अनिरुद्ध कॉल कर रहा था, लेकिन आर्या ने फोन रिसीव नहीं किया। आखिरकार शिवाय ने अपना हाथ बढ़ाकर आर्या से फोन मांगा और आर्या ने शिवांगी का फोन शिवाय के हाथ में रख दिया। शिवाय ने फोन रिसीव करके कहा, कहिए बरखुरदार, क्या बात है, अब मेरी बेटी को घूमने फिरने भी नहीं दोगे? अनिरुद्ध ने मुंह बनाकर कहा, प्लीज अंकल एक बार बात करा दीजिए ना प्लीज। वह बिना बताए चली गई। शिवाय बोला, बता कर जाती तो तुम क्या करते? अनिरुद्ध ने कहा, अंकल क्यों परेशान कर रहे हो, अब तो मैंने आराध्या को भी खुशी खुशी भेज दिया, करा दीजिए ना एक बार बात। शिवाय बोला, बात तो मैं करवा दूंगा, लेकिन तुम फिर से मेरी बेटी पर चिल्लाए तो? अनिरुद्ध बोला, अंकल माफी तो मांग रहा हूँ ना, नहीं चिल्लाऊंगा, एक बार बात करा दीजिए ना। शिवाय ने कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। वैसे भी मेरी बेटी जब जब तुमसे मिलने आती है तुम उस पर गुस्सा करते हो, मैं नहीं चाहता मेरी प्यारी सी मासूम सी तितली पर कोई गुस्सा करे। अनिरुद्ध बोला, अंकल अब बहुत ज्यादा हो रहा है, एक बार बात करा दीजिए ना। शिवाय बोला, अगर तुमने मेरी बेटी को डांटा तो सोच लेना, बात कराना तो दूर की बात, उसे देखना भी नसीब नहीं होगा। अनिरुद्ध बोला, ठीक है अंकल, एक बार बात तो करा दीजिए। शिवाय ने फोन शिवांगी की तरफ बढ़ाया और शिवांगी ने जल्दी से फोन झपट लिया और कान पर लगाकर बोली, हेलो अनिरुद्ध, कैसे हो तुम? अनिरुद्ध हल्के गुस्से में बोला, तुम चली गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। शिवांगी बोली, एकदम से प्लान बन गया, पापा ने कहा तुम्हारी अकड़ ढीली करनी है, बहुत जरूरी। यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं आर्या और शिवाय दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, हो गई मेरी अकड़ ढीली, अब चुपचाप से वापस आ जाओ। शिवांगी बोली, ऐसे कैसे आ जाऊं, तुम्हें पता है हम प्लेन में बहुत देर तक बैठे थे, मैं तो 2 बार सो भी गई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ जाऊं? इतना कहकर उसने शिवाय को देखा और बोली, है ना पापा, हम इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकते। शिवाय बोला, हाँ बिल्कुल, हम इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकते, कह दो अनिरुद्ध से कम 1 महीना वेट करो। यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी से कहा, शिवांगी फोन लाउड स्पीकर पर डालो। शिवांगी ने फोन लाउड स्पीकर पर डाल दिया। अनिरुद्ध बोला, अंकल यह कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? शिवांगी ने कहा, नहीं बिल्कुल ज्यादा नहीं होगा, तुमने खुद ही तो शिवांगी से कहा था कि जब तक तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा ना हो तब तक वह तुमसे दूर रहे, परमानेंट इलाज कर दिया, और वैसे भी शिवांगी पूरा ऑस्ट्रेलिया घूमेगी तो 1 महीना तो लग ही जाएगा। अनिरुद्ध ने तो अपने माथे को दीवार में 2 बार मार लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। और तभी शिवाय ने कहा, अनिरुद्ध हम यहाँ बहुत जरूरी काम से आए हैं, और जब तक वह काम नहीं हो जाता
हम वापस नहीं आएंगे, तब तक शायद तुम्हें भी शिवांगी के प्यार की कदर हो जाए। अनिरुद्ध बोला, अंकल, मुझे पहले ही उसके प्यार की कदर थी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे शिवांगी का प्यार दिखाई नहीं देता। शिवाय बोला, सिर्फ प्यार देखने के लिए नहीं होता, उसे महसूस भी किया जाता है। लेकिन तुम तो बात बात पर शिवांगी पर चिल्लाने लगे, उस पर गुस्सा निकालने लगे। अब कुछ दिन रहोगे ना उसके बिना तो शायद तुम्हें अक्ल आएगी। इतना कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया। शिवांगी ने हैरानी से शिवाय को देखकर कहा, पापा आपने फोन क्यों काटा? शिवाय बोला, क्योंकि अब हमें हॉस्पिटल चलना है, चलो उतरो। शिवांगी हैरानी से बोली, हॉस्पिटल क्यों पापा? आर्या ने कहा, तुम्हारे पापा ने बताया था ना कि तुम्हारे असली माँ बाप यहाँ हैं। इतना कहकर उसने हॉस्पिटल की तरफ इशारा किया तो शिवांगी ने महसूस किया कि गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई है। शिवांगी को इस वक्त अजीब सी फीलिंग आ रही थी, उसकी आंखें एकदम से नम हो गई। उसने आर्या को देखते हुए कहा, मेरे असली मम्मी पापा को क्या हुआ है? वह हॉस्पिटल में क्यों है? शिवाय ने कहा, तुम्हारे असली मम्मी पापा को कुछ नहीं हुआ, तुम चलो। इतना कहकर शिवाय गाड़ी से उतरा और उसने बहुत प्यार से शिवांगी और आर्या को भी गाड़ी से उतार लिया और फिर ड्राइवर को देखकर बोला, सामान होटल छोड़ देना। शिवाय ऑस्ट्रेलिया आते ही सबसे पहले वीरा और विराज के पास हॉस्पिटल आया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से कट रहा था। शिवाय ने पहला कदम हॉस्पिटल में रखा तो उसके दिल में अजीब सी घबराहट ने जन्म ले लिया। वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहा था। और तभी आर्या ने शिवाय के कमर पर हल्का सा हाथ रखकर रगड़ते हुए कहा, शिवाय तुम बब्बर शेर हो, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, फाइटर हो तुम, मैंने हमेशा तुम्हें फाइट करते हुए देखा है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर प्यार से बोला, तुम और तुम्हारा भाई मुझे कभी हारने दोगे? इतना कहकर वह आर्या और शिवांगी के साथ हॉस्पिटल के अंदर आ गया। थोड़ी ही देर में वह उस कमरे के बाहर खड़ा हुआ था जहां वीरा और विराट दोनों एडमिट थे। अब तो आर्या की हालत भी खराब हो गई। उसकी आंखों के सामने वीरा और विराज की मस्ती घूमने लगी। आर्या का चेहरा देखकर शिवाय समझ गया कि वह इस वक्त अपने इमोशन से लड़ रही है। शिवाय बोला, आर्या आज नहीं तो कल हमें यह सिचुएशन फेस करनी ही थी, चलो। इतना कहकर उसने आर्या की कलाई पकड़ी और पहला कदम उस कमरे में रखा और तभी विराज की एक उंगली ने हरकत की। शिवाय ने जैसे ही पहला कदम कमरे के अंदर रखा, विराट की उंगलियों में हरकत हुई। ऐसा लग रहा था जैसे विराज सिर्फ शिवाय का ही इंतजार कर रहा था और सिवाय वह इतने सालों में विराज से मिलने ही नहीं आया। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि विराज को ऐसे देखने की। ऐसा ही उसने आर्या के साथ भी किया था। जब आर्या कोमा में गई थी, वह कितने ही महीनों तक आर्या से मिलने नहीं गया और जब उससे मिलने गया तब आर्या की बॉडी भी रिएक्ट करने लगी। और आज ऐसे ही विराज के साथ भी हो रहा था। शिवाय की आंखों में पानी आ गया। इस वक्त शिवाय खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। करता भी क्यों ना, विराज के लिए उसने इतना कुछ किया था और आज विराज और वीरा को इस हालत में देखकर उसके दिल की धड़कनें बहुत स्पीड से भाग रही थी। वहीं आर्या, उसने जब विराज को देखा तो उसकी आंखों में तो झरना बहने लगा। आर्या से अब वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसने वीरा और विराज को देखा तो उसका दिल इतना भर गया था कि वह अब उन्हें इस हालत में देख नहीं सकती थी। वह भी पहली बार ही उन दोनों को देखने आई थी। आर्या पलट कर जाने लगी, तभी शिवाय ने उसकी कलाई पकड़ कर कहा, छुईमुई, तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। आर्या ने अपने जैसे तैसे आंसू पोंछे। उसे समझ आ गया था कि उसे खुद को भी संभालना है और शिवाय को भी। उसने अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया और पलट कर शिवाय की कमर पर हाथ रखकर रब करते हुए बोली, सब ठीक है, आपने ही तो कहा था कि डॉक्टर ने वीरा और विराज की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट बताई है। तो फिर अब शिवाय ने एक नज़र आर्या को देखा तो आर्या के आंसू फिर से बहने लगे, क्योंकि शिवाय की आंखें भी लाल हो चुकी थी। थोड़ी देर तक शिवाय ऐसे ही खड़ा रहा, फिर वह जाकर विराज के पैरों के पास उसी के बेड पर बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, तुझे पता है मैंने तेरी बेटी को ढूंढ लिया। शिवाय ने विराज के हाथ को हल्का सा रब करते हुए कहा, सुना तूने मैंने क्या कहा? तेरी बेटी को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तेरी बेटी मिल गई है, अपनी बेटी से मिलेगा नहीं? और तभी विराज की पकड़ शिवाय के हाथ पर हल्की सी कसी, लेकिन शिवाय ने महसूस ही नहीं किया। इतने में डॉक्टर कमरे में आए। डॉक्टर को देखकर आर्या और शिवाय दोनों ने अपने आंसू पोंछे और शिवाय बोला, डॉक्टर कैसी कंडीशन है मेरे भाई की? डॉक्टर ने कहा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, आप इनसे बात करेंगे तो इन्हें सुनाई देगा, हो सकता है कुछ रिएक्ट करें। वैसे बाहर जो लड़की खड़ी है वह कौन है? शिवाय ने कहा, इन दोनों की बेटी है। यह सुनकर डॉक्टर बोला, तो आप उन्हें अंदर बुलाइए, हो सकता है अपनी बेटी को देखकर इनकी बॉडी में हलचल हो। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बुला दूंगा। इतना कहकर उसने विराज का हाथ छोड़ दिया और वीरा के पास गया।
वीरा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वीरा ने तो जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। शिवाय ने एक बार फिर वीरा का हाथ पकड़ा और बोला, वीरा मैं शिवाय, तुम्हारा शिवाय भैया, देखो मैंने वादा किया था ना, तुम्हारी बेटी को ढूंढ लूंगा। मैंने तुम्हारी बेटी को ढूंढ लिया, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम अपना वादा पूरा करो, उठो और चलो मेरे साथ मेंशन में। तुम दोनों के बिना नहीं, मेंशन खाली खाली सा हो गया है। मैं हर किसी के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। उठ जाओ ना, कितना आराम करोगे, हमारी हालत पर तरस नहीं आता। इतना कहकर शिवाय की आंखें एक बार फिर भीग गई। वहीं आर्या, उसका तो फिर से रोना शुरू हो गया। फिर वह हिम्मत करते हुए वीरा के पास आई और उसका दूसरा हाथ पकड़कर बोली, वीरा तुम्हारे शिवाय भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तुम्हारी बेटी को ले आए हैं। तुम अपनी बेटी से मिलोगी, देखोगी अपनी बेटी को, बहुत बड़ी हो गई है, बिल्कुल तुम पर गई है। यह सुनकर वीरा का हाथ भी हरकत करने लगा। आखिर वह अब तक अपनी बेटी का ही तो इंतजार कर रही थी और आर्या के मुंह से अपनी बेटी का जिक्र सुनकर उसके अंदर भी जीने की इच्छा जाग गई। वीरा ने जब आर्या के हाथ को दबाया तो आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। वह डॉक्टर को देखकर बोली, डॉक्टर, वीरा ने मेरे हाथ को पकड़ा है। डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि काफी इम्प्रूवमेंट है, मैजिक से कम नहीं है। यह सब मैंने ऐसे पेशेंट को मरते हुए देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सांसें एक दूसरे से जुड़ी हुई, इसीलिए अब तक यह जिंदा है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप इनकी बेटी को बुलाइए, हो सकता है आज ही इन दोनों को होश आ जाए। शिवाय ने गेट की तरफ देखकर कहा, तितली तितली जल्दी से अंदर आओ। और तभी शिवांगी उस कमरे में आई। जैसे ही शिवांगी उस कमरे में आई, वीरा की हार्ट बीट तेज हो गई और मशीन में यह चीजें दिखाई दे रही थी। यह देखकर डॉक्टर हैरान हो गया। वह बोला, आज तो वीरा की हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है। इतना कहकर उसने शिवांगी को देखा और बोला, बेटा यहाँ आओ, अपनी माँ के पास, अपनी माँ का हाथ पकड़ो। शिवांगी ने एक नजर शिवाय को देखा और शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। वह जल्दी से आर्या के पास गई। आर्या ने वीरा का हाथ शिवांगी के हाथ में रख दिया और जैसे ही शिवांगी ने अपनी माँ को महसूस किया, वैसे ही उसने एक लंबी सी सांस ली और जैसे जैसे सांसें ले रही थी, वैसे वैसे डॉक्टर की आंखें हैरानी से फैल रही थी। उसने सबसे पहले वीरा के चेहरे का ऑक्सीजन मास्क हटाया। वीरा ने अभी तक आंखें नहीं खोली थी, लेकिन उसकी पकड़ शिवांगी पर पूरी तरीके से कसी हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि वह अब तक बस अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी और फाइनली उसकी बेटी उसके पास थी। जैसे जैसे वीरा सांस ले रही थी, वैसे वैसे डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने शिवाय को देखकर कहा, कांग्रेचुलेशन, वीरा होश में आ रही है। वीरा जैसे ही एक बेडशीट लगाकर बैठी हुई थी, उसने अपना सारा सर आर्या के कंधे पर रखा हुआ था। वीरा को होश आ गया था, लेकिन उसके अंदर इतनी कमजोरी थी कि वह खुद से बैठ भी नहीं सकती थी। उसका एक हाथ शिवांगी के हाथ में था और दूसरा शिवाय के हाथ में। शिवाय के आंखों में पानी था, वह बस वीरा को ही देखे जा रहा था। एक पल के लिए शिवाय को वह वक्त याद आ गया जब उसने वीरा को उस क्लब में बचाया था और फिर उसे मेंशन लेकर आ गया था कि वह विराज का ख्याल रख सके, विराज को इलाज के लिए मना सके। और वीरा ने भी शिवाय को निराश नहीं किया था, बल्कि विराज को इलाज के लिए मना लिया था। उस वक्त वीरा कितनी खूबसूरत थी, बेशक गरीब थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में जरा भी कमी नहीं थी। लेकिन आज तो वीरा जैसे हड्डियों का ढांचा बन गई। इतने सालों से कोमा में रहने के बाद उसके शरीर में जान बची ही नहीं थी। उसकी आंखें बस शिवांगी पर टिकी हुई थी और शिवांगी कंटिन्यू वीरा को देखे जा रही थी। इस वक्त शिवांगी की फीलिंग भी उसे समझ नहीं आ रही थी। बस उसे इतना पता था कि यह उसके असली माँ बाप। शिवाय बोला, वीरा देखो, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर आ गया। वीरा के अंदर इतनी कमजोरी थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पाई। उसने बस अपनी पलकें झपकाई। आर्या ने वीरा के गाल पर हाथ लगाकर कहा, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मेंशन चलते हैं। लेकिन तभी वीरा ने विराज की तरफ देखा। विराज को अभी तक होश नहीं आया था। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारे विराज को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा, अपने साथ मेंशन लेकर ही जाऊंगा। वीरा के होठों के कोने हल्के से मुड़ गए। कुछ देर तक शिवाय और आर्या वीरा से बात करते रहे, लेकिन वीरा जवाब नहीं दे रही थी। उसके अंदर बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। वहीं शिवांगी, उसे अब धीरे धीरे नींद आने लगी थी। उसने अपना सिर बेड पर रख लिया और वह अपनी माँ का हाथ पकड़े वैसे ही बैठी बैठी सो गई। वीरा के दिमाग में शिवांगी को लेकर हजार सवाल चल रहे थे, लेकिन फिलहाल तो उसकी कंडीशन कुछ भी पूछने लायक नहीं थी। उसने अपना एक हाथ धीरे से उठाया और शिवांगी के सर पर रख दिया। वह गिर जाती उससे पहले ही आर्या ने वीरा को संभालते हुए कहा, वीरा तुम अभी बहुत कमजोर हो। वीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। थोड़ी देर बाद शिवाय खड़ा होकर बोला, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, तुम वीरा को संभालो। और तभी आर्या बोली, और यह तितली, यह तो यहीं सो गई। शिवाय ने कहा, सोने दो, बहुत सालों बाद अपनी माँ से मिली है,
माँ को भी सुकून आएगा और बेटी को भी। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया और सीधा डॉक्टर के केबिन में गया। डॉक्टर ने शिवाय को बैठने का इशारा किया और शिवाय बैठ गया। डॉक्टर बोला तो फाइनली वीरा को होश ही आ गया, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत कमजोरी है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। शिवाय ने कहा, वीरा का ध्यान हम रख लेंगे, आप मुझे विराज की कंडीशन बताइए। डॉक्टर के हाथ में इस वक्त एक फाइल थी, उसने उस फाइल को रीड करके कहा, विराज की कंडीशन भी काफी हद तक ठीक है, आप विराज से बातें कीजिए, हो सकता है आपकी बात सुनकर उसकी हालत में और सुधार आ जाए। शिवाय डॉक्टर से बात कर रहा था, वहीं वीरा अपनी बेटी को देखे जा रही थी। दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन में आराध्या ने एक अंगड़ाई तोड़ी और धीरे धीरे खोली तो उसे अपनी आंखों के सामने अभिमान दिखाई दिया, जो कि अभी अभी सो रहा था। आराध्या ने घड़ी की तरफ नजर घुमाई तो सुबह के 7 बज गए थे। आराध्या हैरानी से खुद से बोली, यह तो कभी इतना लेट नहीं सोते, ऐसा तो नहीं इनकी तबीयत खराब हो गई हो। इतना कहकर उसने अभिमान के माथे को छू कर देखा तो अब बिल्कुल ठीक था। आराध्या ने अभिमान की बाजू पर हल्का सा हाथ फेर कर कहा, अभिमान आज ऑफिस नहीं जाना, तुम तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते। अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़कर उसकी हथेली को चूमते हुए कहा, लेकिन आज मन है तुम्हारे साथ इस कमरे में रहूं, बाहर ना निकलूं। यह सुनकर आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और तभी वो एकदम से बोली, अभिमान बेबी ने किक किया। यह सुनकर अभिमान की आंखें एकदम से फैल गई। वह जल्दी से उठकर बोला, किक किया मतलब? आराध्या बोली, बेबी किक करता है ना? अभिमान ने कहा कि किक करता है मतलब? मुझे नहीं समझ आ रहा। आराध्या बोली, बेबी पेट में हाथ पैर चलाता है और जब वह अपने हाथों में से मूवमेंट करता है तो माँ को पता चलता है। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, इस बार मूवमेंट करेगा तो तुम मुझे बताओगी? आराध्या ने कहा, हाँ बताऊंगी। और सभी आराध्या ने हल्का सा हंसकर कहा, देखो उसने फिर से किक मारी। अभिमान बोला, अरे लेकिन मैं कैसे महसूस करूं? आराध्या ने अभिमान का हाथ पकड़ा और अपने पेट पर रखा और बोली, देखो अभी आपका बेबी फिर से किक मारेगा। और जैसे ही यह बात आराध्या ने बोली वैसे ही बेबी ने किक किया और अभिमान ने महसूस भी किया। और यह महसूस करके अभिमान बहुत खुश हुआ। उसने हल्का सा झुक कर आराध्या के टमी को किस किया और बोला, बेबी तुम तो बहुत ज्यादा शैतान हो। यह सुनकर आराध्या हंसकर बोली, हाँ बिल्कुल अपने पापा पर गया है। अभिमान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर वह वापस से लेट गया और उसने आराध्या का सर अपने सीने पर रखते हुए कहा, आराध्या आज बहुत अच्छा लग रहा है। यह वही कमरा है ना जहाँ कुछ महीनों पहले मैं और तुम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े थे? आराध्या ने हंसकर हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान बोला, सच कहते हैं पापा, मुझे उस वक्त थोड़ा रुक जाना चाहिए था तो शायद मेरे तुम्हारे बीच में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती, लेकिन मुझे भी एकदम से गुस्सा आ गया। आराध्या बोली, गलती तो मेरी भी थी, मुझे आप पर यकीन करना चाहिए था, जबकि मैं जानती थी कि आज तक आपके करीब कोई लड़की नहीं आई, पर मुझे लगा शायद आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आराध्या की बात सुनकर अभिमान ने आराध्या की ओर देखकर कहा, और अगर मेरा सच में किसी लड़की से चक्कर हो? आराध्या की आंखों में पानी आ गया। वह अभिमान पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोली, मजाक मत करो अभिमान, अभी अभी सब कुछ ठीक हुआ है। अभिमान बोला, नहीं जवाब दो, अगर मेरा सच में किसी लड़की के साथ चक्कर हुआ तो? आराध्या बोली, तो इस बार मर जाऊंगी या तुम्हें मार दूंगी। अभिमान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, सच में खतरनाक भाई की खतरनाक बहन है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस जब फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला तो उसे मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। क्रिस को पता था कि मीरा इस वक्त बालकनी में खड़ी होगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मीरा की बेचैनी तो वैसे की वैसी ही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना तो मतलब क्रिस के लिए एक अवार्ड जैसा जीतना था। क्रिस सीधा बालकनी में गया। मीरा वहीं खड़ी हुई गार्डन को निहार रही थी। क्रिस मीरा को पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, क्या सोच रही हो मीरा? मीरा ने हल्का सा पलट कर क्रिस को देखा। मीरा की आंखें नम थी। वह बोली, मुझे नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है, मैंने गौरव को मार दिया, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। क्रिस का सबर टूटता जा रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, अगर तुम इसे नहीं मारती तो वह तुम्हें मार देता। क्या तुम चाहती कि तुम खुद मर जाती? लेकिन वह मरता नहीं। मीरा कुछ नहीं बोली। कृष्ण ने जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया और मीरा के सर को अपने सीने पर रखकर उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, देखो जो हो गया सो हो गया, तुम्हारे ज्यादा सोचने से गौरव जिंदा नहीं हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपनी बहन के साथ अनाथ आश्रम चली जाया करो, वहां तुम्हारा मन लग जाएगा, या फिर तुम मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो। मीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ भी नहीं। इतना कहकर वह क्रिस से दूर हुई और कमरे के अंदर आ गई। क्रिस वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मीरा को कैसे संभाले। कुछ देर तक बालकनी में खड़ा रहा, फिर वह अंदर आया, तैयार हुआ और बाहर चला गया।
बाहर आते ही उसने देखा तो सब डाइनिंग टेबल पर थे। मीरा भी सबको बेमन से खाना परोस रही थी। क्रिस ने एक नज़र मीरा को देखा, सिटिंग एरिया में रखा अपना लैपटॉप का बैग उठाया और भीड़ को देखकर बोला, माँ मैं जा रहा हूँ। हीर ने हैरानी से कहा, आज नाश्ता नहीं करोगे? क्रिस कुछ तेज कदमों से बाहर की तरफ जाता हुआ बोला, नहीं माँ, भूख नहीं है। इतना कहकर क्रिस चला गया। वहीं मीरा, उसकी नज़र बस क्रिस को ही देख रही थी। मीरा को क्रिस के ऐसे देखने से बहुत बुरा लग रहा था। क्रिस कभी भी ऐसे नहीं जाता था। मीरा के साथ अच्छे से ब्रेकफास्ट करता था और उसके बाद मीरा को थोड़ा समझा कर जाता था कि वह गौरव के बारे में ना सोचे। लेकिन आज क्रिस के ऐसे जाने से मीरा की आंखें हल्की सी नम हो गई और तभी सरगम ने मीरा की बाजू पकड़ी और उसे किचन में लेकर आई। मीरा हैरानी से सरगम को देख रही थी। सरगम बोली, क्या हुआ तेरे और क्रिस के बीच में? मीरा ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं दी। सरगम बोली, झूठ मत बोलो, तुम जानती हो क्रिस सबसे अच्छा है। पूरे खानदान में क्रिस है जिसने हमारी सबसे पहले मदद की थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे और क्रिस की शादीशुदा जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही। मीरा बोली, नहीं दी, सच में मेरे और मिस्टर रघुवंशी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरगम बोली, फिर वह बिना नाश्ता किए क्यों चले गए? उनके चेहरे पर गुस्सा क्यों था? मीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। सरगम मन ही मन बोली, कैसे समझाऊं उसे, यह छोटी भी तो है। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अच्छा तुम टेंशन मत लो, आज तुम क्रिस के लिए लंच लेकर अपने आप ही चली जाना। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस पहुंच चुका था। क्रिस अपने केबिन में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। मीरा से गुस्सा नहीं था वह, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वह मीरा की बेचैनी कैसे खत्म करे, और जब तक मीरा की बेचैनी खत्म नहीं होती तब तक उसका और मीरा का रिश्ता आगे नहीं बढ़ता। और यही सब सोच सोच कर क्रिस का दिमाग खराब हो रहा था। तभी क्रिस का फोन वाइब्रेट हुआ। क्रिस ने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैंने गौरव की फैमिली के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन एक दादी के अलावा उसकी फैमिली में कोई नहीं और वह दादी भी वृद्ध आश्रम में है। यह सुनकर क्रिस थोड़ा हैरान हुआ। वह बोला, एक बार फिर से चेक करो, हम एक धोखा खा चुके हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैं सच कह रहा हूँ, इस बार मैंने 2 बार चेक किया है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ। क्रिस ने दांत पीसते हुए कहा, फोटोग्राफ्स तो तुमने पिछली बार भी भेजी थी और तुम जानते नहीं हो तुम्हारे उन फोटोग्राफ्स की वजह से कितना बड़ा कांड हो गया। मुझे इस बार सच सच बताओ और सही सही बताओ, कौन कौन था गौरव की फैमिली में? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर इस बार मैं सच कह रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आता तो आप चेक करवा सकते हैं। गौरव की फैमिली में बस उसकी दादी थी जिसे गौरव ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था और खुद ऑस्ट्रेलिया चला गया। क्रिस ने कहा, गौरव के बारे में और क्या क्या पता चला है? दूसरी तरफ से आवाज आई, यही कि उसे बहुत जल्द अमीर बनना था और अपनी दादी की वजह से वह घर से निकल नहीं पाता था, इसलिए उसने अपनी दादी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था कि वह वहां रहे और यह अपने सपने पूरे कर सके। कुछ सोचकर क्रिस ने कहा, ठीक है, उसकी दादी के फोटोग्राफ्स भेजो, मैं देखता हूँ। क्रिस ने फोन कट किया और तभी उसके मोबाइल में जल्दी जल्दी मैसेज आने लगे। क्रिस ने फोन चेक किया तो उसमें बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी गौरव की और उसकी दादी की। क्रिस उन फोटोग्राफ्स को देखकर खुद से बोला, इस बार यह सच लग रहा है, इसकी दादी से मिलना पड़ेगा। लेकिन जब इसकी दादी को पता चलेगा कि गौरव इस दुनिया में नहीं है तब क्या होगा? हे भगवान, क्या करें? और तभी उसके केबिन का गेट खुला। सामने देव खड़ा था। देव एक फाइल लेकर अंदर आया और बोला, क्यों भाई, आज तो नाश्ता करके क्यों नहीं आया? बड़ी माँ कितना परेशान हो रही थी। कृष्ण ने मोबाइल देव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, गौरव का उसकी दादी के अलावा कोई नहीं था। यह सुनकर देव ने क्रिस का मोबाइल ले लिया और उन फोटोग्राफ्स को देखने लगा। फिर वह बोला, तो अब क्या सोचा है तुमने? क्रिस ने कहा, यही कि इसकी दादी से मिलना पड़ेगा। देख, हम एक बार कांड कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा ऐसा रिस्क लेना चाहिए। क्रिस बोला, लेकिन अगर मैं उसकी दादी से नहीं मिला तो इसकी दादी मीरा के सपने में आकर मीरा को परेशान करती रहेगी। मिलना तो पड़ेगा। क्रिस देव से बात कर ही रहा था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला। क्रिस और देव दोनों की नजर केबिन के गेट पर गई तो वहां मीरा खड़ी हुई थी जिसके हाथ में टिफिन था। देव ने जैसे ही मीरा को देखा तो एकदम से बोला, छुटकी तुम्हारी बहन नहीं आई? मीरा ने ना में गर्दन हिला दी। वहीं क्रिस ने कहा, तुम यहाँ? मीरा थोड़ा सा उदास मन से बोली, वाह, आप सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे ना, इसीलिए मैं खुद ही लंच लेकर आ गई। देव मुंह बनाकर बोला, अरे तुम आ गई तो मेरी सरगम को भी ले आती। तभी पीछे से सरगम ने देव को आवाज देते हुए कहा, पति देव, मैं भी आई हूँ, मीरा अकेले नहीं आई है।
इसीलिए मैं भी उसके साथ सरगम को ऑफिस में देखकर देव के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर वह उसको देखकर बोला, तू अपनी छुटकी को संभाल, मैं अपनी सरगम के साथ केबिन में जाता हूँ। इतना कहकर वह सरगम का हाथ पकड़कर अपने साथ केबिन में ले आया और मीरा थोड़ा सा केबिन के अंदर आई तो क्रिस ने मीरा का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बोला, छुटकी तुम यहाँ, इतना बड़ा सरप्राइज। मीरा हैरानी से क्रिस को देख रही थी तो उसने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मीरा बोली, आप मुझसे नाराज नहीं हैं मिस्टर रघुवंशी? क्रिस ने हंसकर कहा, मैं तुमसे क्यों नाराज हूँगा? मीरा भरे गले से बोली, तो फिर आज ब्रेकफास्ट करके क्यों नहीं आए? आप तो हमेशा मेरे साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन आज तो आप भूखे ही आ गए। अब क्रिस के पास जवाब नहीं था। वह मीरा से थोड़ा सा गुस्सा तो था और इसीलिए जल्दी से वहां से निकल आया। क्रिस कुछ नहीं बोला तो मीरा फिर बोली, बताइए ना मिस्टर रघुवंशी, आप मुझसे नाराज हैं? मैं उदास रहती हूँ तो आप परेशान होते हैं, मैं रातों को डर जाती हूँ तो आपको परेशान करती हूँ ना। मिस्टर रघुवंशी, आपने मुझसे शादी क्यों की? आपको तो इतनी अच्छी अच्छी लड़की मिल सकती थी तो जो आपके लेवल की होती, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? बताइए ना मिस्टर रघुवंशी, बताइए ना मिस्टर रघुवंशी। कहते हुए मीरा की आंखों से आंसू टपकने लगे तो उसने मीरा को जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके सर को सीने पर लगाकर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, मीरा, हर बात का जवाब नहीं होता, कुछ बातें महसूस की जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी क्यों की? मैंने तुमसे शादी करके कोई एहसान नहीं किया। मुझे तुम्हारे अलावा कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। जब पसंद आई तो तुम आ गई। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? मीरा ने अपना हाथ क्रिस के सीने से हटाया और उसकी आंखों में देखकर बोली, सरगम दीदी ने कहा कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रही हूँ। क्रिस ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और बोला, सरगम तो पागल है, उसकी बातों में मत आया करो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। छुटकी, क्या तुम कुछ गलत कर सकती हो? नहीं ना। और रही बात हमारी शादी की, तो हमारी शादी को संभालने की जिम्मेदारी अकेली तुम्हारी तो नहीं है, मेरी भी है। अब रोना बंद करो, चलो बताओ मेरे लिए क्या लेकर आई हो? मीरा हैरानी से सुबकते हुए कहा, सब कुछ आपकी पसंद का है, चलिए खाना खाते हैं। क्रिस ने हाँ में गर्दन हिलाई। सुबह तो वह गुस्से में बिना खाए खाना आ गया था, लेकिन अब उसके पेट में चूहे के साथ साथ हाथी भी दौड़ने लगे थे। दोनों ने मिलकर लंच किया। क्रिस लंच करता हुआ बोला, तुम बेचैन रहती हो ना, चलो तुम्हारी बेचैनी का परमानेंट इलाज कर देता हूँ। मीरा हैरानी से क्रिस को देख रही थी तो उसने खाना खा लिया था। उसने अपने हाथ टिश्यू पेपर से पोंछते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, चलो तुम एक ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ तुम्हारी बेचैनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और लंच बॉक्स को फिक्स करने लगी। थोड़ी देर बाद क्रिस मीरा को लेकर ऑफिस से निकल गया। दोनों जब जा रहे थे तो देव और सरगम दोनों ही विंडो के पास खड़े हुए दोनों को देख रहे थे। देव बोला, देखा सरगम, मेरे चाचू कितने अच्छे हैं, मेरी छोटी सी चाची की सारी बेचैनी खत्म कर देंगे। सरगम एक गहरी सांस लेकर बोली, आपको पता है देव, मैं कितना समझाती हूँ मीरा को, फिर भी पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। देव ने पलटकर सरगम को देखा और बोली, मीरा गलत नहीं है। जिस लड़की ने मच्छर नहीं मारा उसने 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी मार दिया, तो बेचैनी होनी तो बनती है। पर तुम फिक्र मत करो, क्रिस है ना, वह सब संभाल लेगा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।